Assalamualaikum, Dr. Afshin Akbar here. Hope you all are well, इंशाल्लाह. अच्छा जी, हमारा जो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज द बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रासेलर फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अच्छा जी, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं लाइक इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, वो किस तरह से अपना होम्योस्टेटिक लेवल वॉल्यूम में भी और ऑस्मोलैरिटीज में भी किस तरह से मेंटेन करते हैं. So the maintenance of relatively constant volume and unstable composition of the body fluids. Composition की हम बात करें, we are talking about the osmoles like sodium, chloride, bicarbonate, everything. ठीक है. अब कोई भी जो कंपार्टमेंट है उसका वॉल्यूम जिस तरह के डेजिग्नेटेड है कि जी इंट्रासेलुलर का जो है वॉल्यूम इतना होना चाहिए, एक्स्ट्रा सेलुलर का इतना होना चाहिए. लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इज 11 लीटर्स, जबकि जो इंट्रासेलुलर है वो 28 लीटर्स है. तो इनकी वही कंपोजिशन होनी चाहिए जिस पे इनका होम्योस्टेटिक सिस्टम मेंटेन्ड है, ये कोई एबनॉर्मेलिटी कॉज नहीं करते. इसके हिसाब से अगर हम देखें कि डेली वाटर इनटेक, इट इज इंजेस्टेड about 2100 ml per day to the body fluid. अब हम जब भी कोई भी सब्जेक्ट जो है वो खाना खा रहा है, कोई लिक्विड चीजें ऐड कर रहा है थ्रू फूड, तो वो टोटल जो है वो 2100 ml पर डे के हिसाब से, और जो बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही है एज रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज 200 ml पर डे. ठीक है. सो टोटल जो वाटर इनटेक हो जाता है, कोई भी सब्जेक्ट ले रहा है वो 2100 ml पर डे, वो तो इंजेस्टेड फूड है, और 200 जो है उसके अंदर वो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है. लेकिन ये हाईली वेरिएबल होता है पर्सन टू पर्सन, क्लाइमेट के हिसाब से, हैबिट्स के हिसाब से. कुछ लोगों का इतना वाटर इनटेक नहीं होता, कुछ लोगों का खाने का इनटेक बहुत ज्यादा होता है, तो हो सकता है वो उसके हिसाब से, तो वेरिएबल होता है पर्सन टू पर्सन. कोई इतना एक्यूरेट ये 2400 ml नहीं है. ठीक है, 2300. उसके अलावा डेली लॉस ऑफ वाटर है, दैट इंक्लूड्स इनसेंसिबल वाटर लॉस. अगर इवेपोरेशन की हम बात करें, थ्रू लंग्स जो जा रहा है वो 300 to 400 ml जा रहा है. थ्रू स्किन जो डिफ्यूजन के जरिए जो वो इवेपोरेट हो रहा है, इनसेंसिबल वाटर लॉस हो रहा है, ये भी इक्वल है 300 to 400 ml में. लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर बर्न हो जाए तो ये 3 से 4 लीटर तक जो है वो इनसेंसिबल वाटर लॉस स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. अच्छा, स्वेटिंग में जो लॉस हो रहा है ये 100 ml पर डे के हिसाब से, ये 1 to 2 लीटर पर आवर के हिसाब से कब हो सकता है, जब बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट में कोई सब्जेक्ट खड़ा हो, जैसे हमने कल डिस्कस किया था इसे. अच्छा, फ्लूइड लॉस इन द फीसेस जो है वो 100 ml पर डे के हिसाब से, लेकिन ये लीटर्स में हो सकता है इन केस ऑफ डायरिया. फ्लूइड लॉस इन यूरिन जो कि नॉर्मल 1400 ml पर डे है, ये कम से कम 0.5 ml और ज्यादा से ज्यादा 20 लीटर पर डे भी हो सकता है इन सम रीनल डिजीजेस. ठीक है. सोडियम इनटेक भी वेरिएबल होता है पर्सन टू पर्सन. कुछ लोगों को सॉल्ट इनटेक की ज्यादा आदत होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ लोग एडेड सॉल्ट लेते हैं, तो वो भी वेरिएबल होता है. 200 to 300 ml तो हो रहा है, लेकिन समटाइम्स इट मे एक्सीड 500 मिली इक्विवेलेंट्स पर डे. ठीक है. अगर इसे हम देखें कि जनाब ये फ्लूइड इंजेस्टेड जो है वो 2100 था, मेटाबॉलिज्म में जो बना था थ्रू कार्बोहाइड्रेट ये 200 था, तो टोटल जो इनटेक है वो 2300 ml तक है. ठीक है. उसके बाद आउटपुट की अगर बात करें, हमने भी देखा था आउटपुट जो है वो 350 तक था. इनसेंसिबल थ्रू स्किन से 350 था, लंग से 350, स्वेटिंग में, फीसेस, यूरिन, ये भी टोटल जो है इसको अगर आउटपुट को भी काउंट करें जो लॉस हो रहा है वो भी 2300 ml के हिसाब से. और यहाँ पे ये प्रोलॉन्ग हैवी एक्सरसाइजेस में इनकी जो रेट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं. अब हम आ जाते हैं जो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स उसकी तरफ के. इनटेक भी हमने देख लिया कि 2300 ml है और आउटपुट भी देख लिया 2300 ml है. ये एक एडल्ट ह्यूमन की हम बात कर रहे थे. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कि जो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं ब्लड के अंदर या सेल्स के अंदर, टोटल जिनको हम मिलाते हैं, तो एक्स्ट्रा सेलर एक फ्लूइड कंपार्टमेंट, एक इंट्रा सेलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है. जो एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है वो अगेन डिवाइड होता है दो हिस्सों में, प्लाज्मा में और इंटरस्टेशियल फ्लूइड में. इंटरस्टेशियल फ्लूइड जो है वो 11 लीटर्स है, प्लाज्मा जो है वो 3 लीटर्स है. तो ये टोटल मिला के जो है ये हो जाते हैं 14 लीटर्स एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड कंपार्टमेंट. सेल के अंदर जो मौजूद है, जो सेल्स हैं बॉडी के, वहां पे इंट्रा सेलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है विच इज इक्वल टू 28 लीटर्स. ठीक है. अगर हम सारों को मिला लें कि जी ये 28 लीटर है,
ये 11 लीटर है और ये 3 लीटर है, तो ये टोटल जो है हमें एक सम देता है कि टोटल बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट जो है वो 14 लीटर्स है और इंट्रासेलुलर जो है वो 28 लीटर्स है। ये सारे इक्वल हम इनको करेंगे तो ये हो जाएंगे 42 लीटर्स। हम ये किसकी बात कर रहे हैं? एक एडल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर टोटल बॉडी वाटर 60% होता है इन बॉडी वेट, ठीक है। सो ये एक हो गया कि दी दो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर अगेन डिवाइडेड इनटू प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल, और इंट्रासेलुलर तो अलग से है 28 लीटर। उसके अलावा एक और कंपार्टमेंट होता है जिसे हम ट्रांस सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ये थर्ड स्मॉलर कंपार्टमेंट एक और होता है, लेकिन ये कोई उनके अंदर ऐड ऑन नहीं होता, लेकिन इसे भी हम कहते हैं कि ये जो ट्रांस सेलुलर है ये भी बेसिकली जो ये पार्ट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर का ही, ठीक है। तो इसीलिए वो कोई बहुत अलग से उसको हम वो रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। एजिंग यूजुअली एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज परसेंटेज ऑफ द बॉडी वेट बीइंग फैट। जैसे सब्जेक्ट की किसी भी इंसान की एज बढ़ती जाती है तो उसमें फैट पोर्शन ज्यादा था, डिक्रीजिंग द एज ऑफ वाटर इन द बॉडी, ठीक, परसेंटेज इसकी जो है वो बॉडी के अंदर वो कम हो जाती है, इसकी जो परसेंटेज है। As a person grows older, the percentage of total body weight that is fluid gradually decreases. अब देखें एजिंग के साथ भी परसेंटेज जो है बॉडी वेट का वो ज्यादातर फैट पोर्शन में चला जाता है और बॉडी वाटर का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। सिमिलरली पर्सन ग्रो कर रहा है, बॉडी वेट का जो ज्यादातर जो फ्लूइड पोर्शन है वो भी ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। वुमेन जो है उनमें नॉर्मली हम देखें हैं ग्रेटर परसेंटेज होती है बॉडी फैट की कंपेयर विद द मैन, तो फीमेल थोड़ी फैटी ज्यादा होती है, तो 50% ऑफ द बॉडी वेट जो है वो उनका भी इसके कंपैरिजन में आ जाता है कि फीमेल का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रीमेच्योर एंड न्यूबॉर्न बेबीज में जो वो 70 to 75% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से हम ये फ्लूइड कंपार्टमेंट की बात की कितना फ्लूइड इसमें मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, with when discussing average body fluid compartments, we should realize the variations exist depending upon age, gender, percentage of body fat. तो अगर हमने बात की कि जनाब यहाँ पे एजिंग में परसेंटेज कम हो जाती है और उसके साथ साथ फ्लूइड पोर्शन कम हो जाता है, फीमेल्स में फैट ज्यादा होती है तो उनका जो फ्लूइड पोर्शन है वो 50% ऑफ बॉडी वेट है, और जो प्रीमेच्योर बेबीज है उनका 70-75% है। तो ये सारे वेरिएबल है, डिपेंड करता है एज कितनी है, जेंडर कौन सा है, परसेंटेज बॉडी फैट कितनी है। अगर किसी सब्जेक्ट में बॉडी फैट ज्यादा है तो उनका जो है वो फ्लूइड पोर्शन जो है उसके मुकाबले में थोड़ा सा कम होता है। ट्रांससेल्युलर फ्लूइड की जो हमने बात की, द पोर्शन ऑफ टोटल बॉडी वाटर कंटेन विद इन द एपिथेलियल लाइंड स्पेसेस, ठीक है। अब ये कहां पर होता है? दिस कंपार्टमेंट इंक्लूड द साइनोवियल, पेरिटोनियल, जैसे जोड़ों का जो एक स्पेस होता है, पेरिटोनियल पेट के अंदर, पेरिकार्डियल हार्ट के अंदर, इंट्राऑक्यूलर स्पेसेस एंड सीएसएफ, इंट्राऑक्यूलर जो वो आई के अंदर, ये सारी स्पेसेस जो है जहां जहां पे थोड़ा थोड़ा फ्लूइड जमा है ये सारे ट्रांससेल्युलर फ्लूइड कहलाते हैं। ये कंसिडर्ड किया जाता है एज अ स्पेशल टाइप ऑफ ईसीएफ। In some cases its composition may differ markedly from that of the plasma interstitial fluid. कुछ केसेस में इनकी जो कंपोजिशन है चेंज हो जाती है इन केस ऑफ एनी डिजीज, ठीक है। अगर इसको भी ऑल टुगेदर ट्रांससेल्युलर फ्लूइड को किया जाए तो ये भी जो है वो 1 से 2 लीटर तक होता है, लेकिन दिस ट्रांससेल्युलर फ्लूइड इज अ पार्ट ऑफ ईसीएफ, ठीक है। चलेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड को हमने डिस्कस किया था 28 लीटर था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हमने इंटरस्टिशियल का बताया था कि 11 लीटर एंड प्लाज्मा इज 3 लीटर्स, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम, एवरेज जो ब्लड वॉल्यूम होता है ना एडल्ट्स के अंदर वो 7% ऑफ बॉडी वेट होता है, अबाउट 5 लीटर्स। किसी भी इंसान के अंदर जो टोटल ब्लड होता है वो 5 लीटर तक होता है, ठीक है। हेमेटोक्रेट हम कहते हैं कि पैक्ड आरबीसी वॉल्यूम, मतलब जिसमें सिर्फ आरबीसी हो। तो इसमें हेमेटोक्रेट इज द फ्रैक्शन ऑफ ब्लड कंपोज्ड ऑफ आरबीसी, सिर्फ आरबीसी की बात की जा रही है, इसके अंदर जो है हम प्लाज्मा को काउंट नहीं करते हेमेटोक्रेट के अंदर, ठीक है। हम टोटल ब्लड वॉल्यूम को हमने देख लिया है कि जनाब वो है ही 5 लीटर, तो इसके अंदर प्लाज्मा भी है, आरबीसी भी है, सारा कुछ है। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेमेटोक्रेट वी आर डिस्कसिंग द पैक्ड आरबीसी वॉल्यूम, के कितना आरबीसी का अपना वॉल्यूम है, ठीक है, इसमें सिर्फ आरबीसी है। मेल्स के अंदर 0.40 एंड फीमेल्स के अंदर 0.36 तक होता है। सिवियर एनीमिया में फॉल कर जाता है 10 तक, और पॉलीसाइथीमिया, सिवियर एनीमिया मतलब है कि बहुत हेमोग्लोबिन कम हो जाए तो आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा। पॉलीसाइथीमिया का मतलब ये है कि ये राइज कर जाता है 0.65 तक, ये बहुत ज्यादा है। पॉलीसाइथीमिया इज द कंडीशन इन विच द आरबीसी काउंट और हेमोग्लोबिन इज इंक्रीज्ड, ठीक है।
ECF के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। ये डायग्राम बड़ी अच्छी है। इस डायग्राम में आप देखेंगे ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम नजर आ रहा है। कीटाइंस हम कहते हैं जो पॉजिटिव आयंस हैं, और जो एनाइंस हम कहते हैं ये नेगेटिव आयंस हैं। ठीक है, सो हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर जो हमें पॉजिटिव आयंस नजर आ रहे हैं वो सोडियम है ज्यादा। ठीक है, पॉजिटिव आयंस, थोड़ा सा कैल्शियम है, पोटेशियम भी है लेकिन बहुत थोड़ा क्वांटिटी है इसकी, और मेनली इसमें क्लोराइड है। ठीक है, तो सोडियम और क्लोराइड आर बोथ इन इंक्रीज इन क्वांटिटी इन ECF। तो ये ECF के जो है हम कहेंगे कि ये कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट भी इसके अंदर प्रोटीन ये जो मौजूद है ECF के अंदर, अगेन एन एनाइन एंड नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ECF के अगर हम देखें उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं, तो सोडियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है। ठीक हो गया। उसके बाद अब इंट्रासेलुलर की तरफ आ जाते हैं, तो इंट्रासेलुलर में यही चीजें जो यहाँ पर बहुत ज्यादा थी एक्स्ट्रा में, वो यहाँ पर कम होंगी। लाइक सोडियम क्लोराइड इंट्रा में आपको इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। आपको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी। अगेन पोटेशियम इज अ कैटायन, अ पॉजिटिव आयन। यहाँ पे आपको मैग्नीशियम मिलेगा, यहाँ पे एनाइंस में आपको फॉस्फेट मिलेगा, और उसके बाद आपको इंट्रासेलुलर में प्रोटीन्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये कंपोजिशन है। अगर आपसे पूछा जाता है इंट्रासेलुलर के जो है वो एनाइंस या केटाइंस बताएं आप लोग, या उसकी कंसंट्रेशंस क्या क्या है उसके अंदर। नाउ वी आर कमिंग बैक टू दिस। ठीक है, प्लाज्मा इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल, वी आर टॉकिंग अबाउट ECF। तो ECF में क्या चीजें हैं, सोडियम है, क्लोराइड है एंड बाइकार्बोनेट है। यही चीज हमने पढ़ी थी अभी। ठीक है, अच्छा जी, अ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कम मिलेंगी। ठीक है, इंट्रासेलुलर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमने देखे थे, हमने देखा था इसमें पोटेशियम है, फॉस्फेट है, मैग्नीशियम है और सल्फेट्स हैं। इंट्रासेलुलर आ जाए इंट्रासेलुलर के ऊपर, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये फॉस्फेट्स हैं, इनऑर्गेनिक हैं, और प्रोटीन हमें मिली थी। बिल्कुल हमने यही चीज इसमें डिस्कस की थी। अच्छा, ये ऑस्मोलर सब्सटेंसेस जो है ना एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में, ये कितने मिली ऑस्मोल्स में, कितनी रेंज में मौजूद होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो सोडियम होता है ना, वो प्लाज्मा के अंदर या इंटरस्टिशियल के अंदर, वहां पे सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ECF की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली आप इंट्रासेलुलर में अगर देखेंगे, यहाँ पे आपको पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मिलेगी 140, और इंट्रा और एक्स्ट्रा में इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हम जब भी किसी सब्जेक्ट का सैंपल ड्रॉ करते हैं तो हम कौन सा फ्लूइड पोर्शन लेते हैं, हम प्लाज्मा वाला लेते हैं ना, तो हम इस चीज को रेफरेंस रेंज मानते हैं। ठीक है, अगर आप किसी सब्जेक्ट का सोडियम और क्लोराइड कराएं तो आप सैंपल तो ब्लड में से लेंगे ना, तो ब्लड क्या है, प्लाज्मा का पोर्शन आ जाता है। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। सो वहां पे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट आप देखेंगे सोडियम की जो रेंजेस है ना वो 142 वाली है। ठीक है, पोटेशियम आपको ये फ्रिक्शन में मिलेगा 4.2 तक मिलेगा। आपको कभी भी इंट्रासेलुलर जो है वो उसकी रेंज में नहीं जाना। तो हम जब भी किसी का सैंपलिंग करते हैं हम इस वाली रेंजेस को टच करते हैं हमेशा। ठीक हो गया जनाब, ये हो गया। उसके बाद हम बॉडी फ्लूइड जो वॉल्यूम्स हैं उसको किस तरह से मेजर करते हैं डिफरेंट बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स को, उसके लिए एक इंडिकेटर डायल्यूशन प्रिंसिपल जो है वो एक दिया गया है। ये बेसिकली जो इंडिकेटर डायल्यूशन प्रिंसिपल है ये बेस करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, द टोटल मास ऑफ सब्सटेंस आफ्टर डिस्पर्शन। अब इसे हम कैसे करते हैं कि हम दो जो है वो एक ले रहे हैं वॉल्यूम्स ले रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि उसी वॉल्यूम के अंदर हम इसको जब भी देखेंगे कि हमने एक इंडिकेटर मास लिया होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि ये, और इसका ज़ाहिर है जो इंडिकेटर मास है इसका अपना वॉल्यूम है, इसको हम वॉल्यूम ए कहते हैं जिसके अंदर, और उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो भी ए कहला रही है। ठीक है, आप इसको इंडिकेटर मास बी के अंदर जो है वो डाल देते हैं। कुछ ही देर के बाद आप देखते हैं कि जो आपने इंडिकेटर मास ए इसके अंदर डाला था वो इसके अंदर डिस्पर्स हो गया, अब उसकी शक्ल ये हो गई है, ऐसे ही है। आप इस प्रिंसिपल को देखें, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कंपार्टमेंट द बॉडी कैन बी मेजर्ड बाय प्लेसिंग इंडिकेटर सब्सटेंस इन द कंपार्टमेंट। आपने डाल दिया इसके अंदर, इसको फिर आपने अलाउ किया कि डिस्पर्स कर ले इवनली थ्रू आउट द कंपार्टमेंट फ्लूइड, ये इसमें डिस्पर्स भी हो गया। अब आप इसको एनालाइज करते हैं, सब्सटेंस को बिकम डाइल्यूटेड। अब आप यहाँ से सैंपलिंग लेंगे जहां से ये डाइल्यूट हो चुका, आप यहाँ से सैंपलिंग लेंगे इसकी। ठीक है,
आप इसका क्या करते हैं, अननोन वॉल्यूम ऑफ चैम्बर बी है आपके लिए, आप क्या करते हैं कि वॉल्यूम ए लेते हैं, आपको पता था आपने इंडिकेटर और उसका वॉल्यूम कितना था, उसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, फिर आपने जो उसका सैंपल लिया वो कंसंट्रेशन बी के हिसाब से हो गया, ठीक है, वो आपने उसकी कंसंट्रेशन बी। अगर कोई भी सब्सटेंस लीक आउट नहीं कर रहा है इस कंपार्टमेंट में से, द टोटल मास ऑफ सब्सटेंस इन द कंपार्टमेंट, लाइक हम बी की बात कर रहे हैं, अ टोटल मास ऑफ इंजेक्टेड सब्सटेंस जो था वो ये था, ठीक है, ये सारा हमने यहाँ पे फॉर्मूले में लिख लिया, ये वो वॉल्यूम और कंसंट्रेशन है जो हमने इंजेक्ट किए और उसके बाद हमने देखा कि इसी कंसंट्रेशन बी में कितनी आ गई है, ठीक है। अच्छा, by simple rearrangement of equation, one can calculate the unknown volume of chamber B as a sample of fluid containing the dispersed substance is removed and the concentration is analyzed chemically, photoelectrically and by other means. अब मैं एक दफा फिर समझा देती हूँ। आपने एक ये सिरिंज ली, इंडिकेटर मैस, इसके अंदर आपने मैस इंडिकेटर डाला, इसके अंदर सारा एक वॉल्यूम भी था, इसे हम इसको नाम देते हैं हम वॉल्यूम ए का और कंसंट्रेशन ए का। इसको आपने इस एक बकेट के अंदर डाल दिया या एक आपने एक कंपार्टमेंट में डाल दिया, इस कंपार्टमेंट का जो नाम है ना वो हमने रखा है कंसंट्रेशन बी और वॉल्यूम बी, ठीक हो गया। आपने जैसे ही इंडिकेटर इसके अंदर डाल दिया ना, आपने इसको टाइम दिया, अलाउ किया, ये डिस्पर्स हो जाए, ये डिस्पर्स हो गया। कुछ ही देर के बाद आप यहां से इस वाली जगह से एक सैंपल उठाते हैं और उसको बाद उस सैंपल को आप जो है वो फोटो इलेक्ट्रिकली केमिकली आप उसको मेजर करते हैं, तो आपको पता चलता है कि इस कंपार्टमेंट में इसकी कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है। All one need to know for this equation is the total amount of substance injected in the chamber. आपने जो substance इसमें inject किया है chamber में वो पता है, वो numerator है equation का, and the concentration of fluid in the chamber after the substance has been dispersed. आपको पता होना चाहिए इसकी concentration of dispersed area में कितनी रह गई है, ये denominator में आपने रखा। Similarly here आपने देखा आपने 1 ml उठाया था, उसके अंदर 10 mg पर ml के हिसाब से वो मौजूद था substance जो A था। फिर आपने जब दूसरा सैंपल उठाया ना उस चैम्बर में से डिस्पर्स होने के बाद, आपने देखा उसको, जब आपने फोटो इलेक्ट्रिकली केमिकली देखा तो आपने देखा उसकी जो कंसंट्रेशन है 0.01 mg पर ml के हिसाब से डिस्पर्स होने के बाद, ठीक है। तो आपने देखा जब इनको आपने इक्वेशन को देखा तो आपको पता चला कि ये 1000 ml के हिसाब से आपके होता है। इंडिकेटर डिस्पर्सेस इवनली थ्रू आउट द कंपार्टमेंट, इंडिकेटर डिस्पर्सेस ओनली इन द कंपार्टमेंट दैट इज बीइंग मेजर्ड, इंडिकेटर इज नॉट मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड। ये एक तरीका है कि आप वॉल्यूम्स को पता कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम मेजरमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम से देखेंगे कि अगर आप टोटल बॉडी वाटर को देखना चाहते हैं जो कि 42 लीटर्स हैं, उसके लिए इंडिकेटर्स कुछ आते हैं। जो सिरिंज में हमने इंडिकेटर दिखाया था ना, वो अब मुख्तलिफ कंपार्टमेंट के लिए मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे टोटल बॉडी वाटर के लिए आप देखते हैं कि ये डायट्रियम है, ट्यूट्रियम, एंड उसके बाद ये एंटीपायरीन्स भी मौजूद हैं जो कि टोटल बॉडी वाटर के लिए यूज होते हैं। एक्स्ट्रा फ्लूइड कंपार्टमेंट के लिए आपने ये रेडियो एक्टिव सोडियम, आइसोथैलमेट, थायोसल्फेट और इन्यूलिन आप देखेंगे ज्यादातर इसके लिए यूज होता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर के लिए आप इक्वेशन को ही अगर यूज कर लें कि आपने अगर टोटल बॉडी वाटर चेक किया हुआ है तो उसमें से आप ECF वॉल्यूम जो है वो माइनस कर दें, ठीक हो गया, तो आपको मिल जाएगा कि जी ये इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है। प्लाज्मा वॉल्यूम को जो है आप इंडिकेटर कौन सा इसके लिए सब्सटेंस यूज करेंगे, आप उसके लिए एल्ब्यूमिन एविंस ब्लू डाई यूज करेंगे, ठीक है। और टोटल ब्लड वॉल्यूम के लिए जिसकी हमने बात की थी कि टोटल जो ब्लड वॉल्यूम है उसको भी अगर आप देखें तो जनाब उसमें भी आप देखेंगे क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो तो 3 लीटर है, टोटल ब्लड वॉल्यूम जो टोटल है सारा ही कुछ उसके अंदर वो तो 5 लीटर है सारा ना, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि जनाब ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड जो है वो RBCs हैं और उसके बाद जो है उसमें आप उसको कैलकुलेट करते हैं एज अ ब्लड वॉल्यूम, उसमें से आप प्लाज्मा वॉल्यूम और 1 माइनस हेमाटोक्रेट, ये भी इसका एक फॉर्मूला आ जाता है, उसके जरिए आपको ब्लड वॉल्यूम का पता चल जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के लिए भी आप कैलकुलेट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट को विद रेडियो एक्टिव सोडियम आयोथैलमेट और थायोसल्फेट इन्यूलिन। तो अगर आपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट किया हुआ है तो उसमें से आप प्लाज्मा को माइनस करते हैं, ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट मिल जाएगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम चीजें ज्यादातर देखते हैं वो टोटल बॉडी वाटर इज मेजर्ड बाय एंटीपायरेंस, ECF जो वो इन्यूलिन के साथ, और इंट्रासेलुलर का बड़ा अच्छा ही फॉर्मूला है, आप टोटल बॉडी वाटर से ECF को निकाल दें, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को निकाल दें। प्लाज्मा वॉल्यूम के लिए आपने रेडियो एक्टिव जो है वो एल्ब्यूमिन एविंस ब्लू डाई यूज कर रहे हैं, और ब्लड वॉल्यूम के लिए जो आप वो
लेबल्ड आरबीसीज देख रहे हैं और 1 माइनस हेमाटोक्राइट इसका फॉर्मूला है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट के लिए आपको ईसीएफ को पता करना पड़ेगा, उसमें से आप फिर माइनस कर दें प्लाज्मा वॉल्यूम को। ये जो हमने टोटल बॉडी वाटर, ये ट्राइट्रियम या ड्यूट्रियम की बात की थी, ये उसके लिए, और एंटीपायरीन्स हम ज़्यादा उसके लिए यूज़ करते हैं। और ये रेडियो एक्टिव सोडियम क्लोराइड, आयोथैल्मेट एंड इन्यूलिन, ये भी अभी हमने देखा था। और फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम के लिए भी हमने डिस्कस किया था, अभी ये सारे हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। और टोटल ब्लड वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला है उसके लिए मैं आपको फिर एक दफा बता देती हूँ। ब्लड वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द हेमाटोक्राट, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल आरबीसी आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो अगर आपको हेमाटोक्राट उसका पता है तो आप जो है वो ब्लड वॉल्यूम कर सकते हैं उसका। टोटल ब्लड वॉल्यूम के लिए आपको हेमाटोक्राट तो वैसे ही पता हो 0.4 है अगर उस सब्जेक्ट का, ठीक है। और प्लाज्मा वॉल्यूम आपको पता उसका 3 लीटर है। तो ये आप इस हिसाब से, अगर आपको सिर्फ ये हेमाटोक्राट पता है तो आप इस हिसाब से इसका टोटल ब्लड वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई और तरीका भी हो ब्लड वॉल्यूम का, तो उसके लिए आप इंजेक्ट करते हैं सर्कुलेशन में आरबीसी, वो लेबल्ड होते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल या रेडियो एक्टिव क्रोमियम से। तो ये कोई बहुत ज्यादा वो नहीं इसके लिए यूज होता मेथड। ये 1 माइनस हेमाटोक्राट है ना, ये ज्यादा जो है वो कॉमनली यूज हो रहा है। हम रेगुलेशन देखते हैं फ्लूइड एक्सचेंज एंड ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम बिटवीन इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। यहाँ पे हमने देखा कि एक ऑस्मोटिक प्रेशर या हम एक लूप ले रहे हैं जिसके अंदर हमने देखा कि वाटर को भी डाला हुआ है, और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे सॉल्यूट्स भी हैं जो कि नॉन डिफ्यूजिबल है। सॉल्यूट्स का मतलब है कि हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, और इस जो लूप है इसके बीच में एक कंपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसे हम कहते हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसमें से बहुत थोड़ी सी चीजें जो हम परमिएट कर सकती हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि रिलेटिव अमाउंट जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, ये बैलेंस है बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक एंड कॉलोइड ऑस्मोटिक फोर्सेस अक्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो ये बैलेंस किया हुआ ना इसने कि ये फ्लूइड इधर बैलेंस है, ये इधर है, तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रेशर्स भी हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रेशर्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोस्टैटिक मतलब ये जो वाटर है उसका प्रेशर है, और कोलोइड ऑस्मोटिक फोर्सेस, इसका मतलब कि ये जो कोलोइड है, ये जो यहाँ पे ऑस्मोल्स हैं, उनकी भी जो है वो फोर्सेस मौजूद हैं जो इनको बैलेंस किया हुआ है। The distribution of fluid between intra and extracellular compartments is determined mainly by the osmotic effect of smaller solutes. अब ज्यादातर जो इनका जो बैलेंस है, जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली छोटे छोटे सॉल्यूट की वजह से, जिनको अभी हमने डिस्कस किया था कि सोडियम है, क्लोराइड है, और पोटेशियम है, और बाइकार्बोनेट है, और प्रोटीन है, फॉस्फेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, ये अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इनकी लेवल्स हैं मुख्तलिफ के। ये इंट्रा में इतना होना चाहिए, एक्स्ट्रा में इतना होना चाहिए, इस हिसाब से इनकी फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या? ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। आप देखते हैं कि जहां भी पानी ज्यादा होता है ना, ये फ्लूइड का एक लेवल है, उसका एक फंक्शन है जहां भी बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में, कि हमेशा वाटर जो वो डिफ्यूज करता है हमेशा हायर वाटर कंसंट्रेशन से टुवर्ड द लोअर वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल है ऑस्मोसिस का, ऑस्मोटिक प्रेशर का भी। So water diffuses from a region of low solute concentration, जहां पर ठीक है, to one of with an high solute concentration, ठीक है। अब वाटर का अपनी जो है उसकी भी अपनी एक और एक भी आदत कि ये हायर से लोअर की तरफ आता है, तो वाटर जो है वो खुद भी डिफ्यूज होता है जहां पे लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है ना, जहां पे सॉल्यूट्स कम होते हैं, ठीक है। ये टूवर्ड्स भागता है हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो ये एक तो वाटर डिफ्यूज करता है हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ, और उसके अलावा ये वाटर डिफ्यूज करता है लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जहां पे सॉल्यूट्स लो होते हैं ना, वहां से ये भागना शुरू कर देता है वाटर जहां पे सॉल्यूट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो वहां पर जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होते हैं ना, वहां पे वाटर बेसिकली कम हो रहा है, तो वो वाटर फौरन उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है, ठीक है। The rate of diffusion of water is called the rate of osmosis, कि वाटर जितना ज्यादा डिफ्यूज करता रहेगा हम कहते हैं ये इसकी ऑस्मोसिस का रेट है।
अच्छा, ऑस्मोलैलिटी एंड ऑस्मोलैरिटी ये दो अलग से एक टर्म्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि ऑस्मोलर कंसंट्रेशन जो है किसी भी सॉल्यूशन की, ठीक है, वो ऑस्मोलैलिटी कहलाई जाती है व्हेन द कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड एज ऑस्मोल्स पर किलोग्राम ऑफ वाटर के हिसाब से हम करें तो उसको बोलेंगे इसकी ऑस्मोलैलिटी है। लेकिन हम इसको ऑस्मोलैरिटी कब कहते हैं, जब हम ऑस्मोल्स को जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं ये टर्म पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में अगर इसको हम प्रेजेंट करें तो वो ऑस्मोलैरिटी का कहा जाता है उसको, ठीक है। तो अगर इसको हम सिंपली बात करें तो जो ऑस्मोल्स हैं, जो सोडियम क्लोराइड है, अगर उनको हम पर किलोग्राम के हिसाब से मेजर करें ऑस्मोलैरिटी कहलाएंगे। यही सोडियम क्लोराइड और बाकी के आयंस जो उनको अगर हम पर लीटर के हिसाब से इसको प्रेजेंट करें तो ये ऑस्मोलैरिटी कहलाएंगे। ठीक हो गया। And in dilute solution such as the body fluid, these two terms can be used almost synonymously. तो ये भी body fluid compartments में osmolarity भी और osmolarity ये दोनों जो है वो synonymously use होते हैं। हम osmolarity को और osmotic pressure को एक solution के अंदर कैसे मेजर कर सकते हैं, एक बड़ी सिंपल और छोटी सी एक इक्वेशन आ जाती है। इसमें हम देखते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये जो 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक सोडियम क्लोराइड की ड्रिप को, जिसे हम आप लोगों ने अक्सर नॉर्मली सुना होगा जिसे नॉर्मल सलाइन इस मरीज को लगा दें, या आप नॉर्मल सलाइन से नेबुलाइज करा दें, या नॉर्मल सलाइन आपने वर्ड एक सुना होगा, इसे हम हमेशा नॉर्मल सलाइन के नाम से ही इसको याद करते हैं। उसकी अगर आप कंसंट्रेशन ऊपर देखेंगे ना परसेंटेज में तो वो आपको 0.9 नजर आती है। क्यों 0.9 है इसको हम डिस्कस करते हैं कि 0.9% solution means that there is 0.9 gram of sodium chloride per 100 ml of solution। ठीक है, ये इतना 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। ये जो बॉटल होती है ना पूरी सोडियम क्लोराइड की, ये होती है 1000 की भी आती है, 100 की भी आती है, और जो ड्रिप कहा जाता है जिसे इसे बॉटल भी कह रही हूँ मैं, तो ये ड्रिप जो वो 100 ml की भी आती है, 500 ml की भी आती है, 1 लीटर की भी आती है। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 100 ml का सॉल्यूशन है उसके अंदर 0.9 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, या हम कह दें इसको कि 9 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, अगर हम लीटर की बात करें तो पूरे लीटर में 9 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड मौजूद है। अब हम सोडियम और क्लोराइड का अगर मॉलिक्यूलर वेट देखें, सोडियम का और क्लोराइड का, तो उसका नॉर्मल जो मॉलिक्यूलर वेट जो स्टैंडर्ड है वो 58.5 ग्राम पर मोल है। ठीक है, so the molarity of the solution is 9 ग्राम पर लीटर। उसको हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने पता किया था कि जी 1 लीटर के अंदर 9 ग्राम तो सोडियम क्लोराइड है ही। फिर हमने देखा सोडियम क्लोराइड की अपनी जो वैल्यू है मॉलिक्यूलर वेट वो 58.5 ग्राम पर मोल है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने 9 ग्राम को डिवाइड कर दिया 58.5 ग्राम से। ठीक है, हमें रिजल्ट क्या मिला 0.154 मोल पर लीटर। अब हमें पता है कि जी पूरे लीटर के अंदर इतने जो है ना वो मोल्स मौजूद हैं। कैसे बने ये मोल्स, 9 ग्राम था इसका वैल्यू एक पूरे लीटर की, 9 ग्राम क्या है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड है। फिर हमने देखा सोडियम क्लोराइड का अपना मॉलिक्यूलर वेट 58.5 है, तो हमने उस 9 ग्राम को 58.5 के साथ जब डिवाइड किया तो वील गेट 0.154 मोल्स पर लीटर। आगे चलते हैं। अब क्योंकि जो हर मॉलिक्यूल है ना सोडियम क्लोराइड का है, इट्स इक्वल टू 2 ऑस्मोल्स, एक सोडियम एक क्लोराइड है, 2 ऑस्मोल हो गए ना। सो द ऑस्मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो हमने निकाली थी 0.154 निकाला था ना, उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ क्योंकि 2 ऑस्मोल्स है ना ये, तो ये आपको क्या मिलेगा 0.308 ऑस्मोल्स पर लीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑस्मोलैरिटी है एक सोडियम क्लोराइड की पूरी 1000 ml वाली ड्रिप की वो 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। ठीक हो गई ये बात, यहाँ तक बच्चों आपको बात समझ आई है मेरी, या मैं ये कैलकुलेशन थोड़ी सी रिपीट करूं? एनी वन ऑफ यू स्टिल नॉट अंडरस्टैंड? समझ आ गई है? नायला को समझ आ गई है? गुड। अगर ईशा को भी समझ आई है, अफीरा को भी समझ आई है, अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसे अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन समझ में नहीं है क्योंकि आगे ये कैलकुलेशन थोड़ी और मुश्किल हो जाएगी, तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप ये छोटी छोटी चीजें याद रखें। वीरा को भी समझ आ गई है, कर दें रिपीट शहीर खोकर। ठीक है जी, शहीर साहब आप दोबारा सुनिएगा बड़ी ध्यान से।
हम कैलकुलेट कैसे करते हैं सोडियम क्लोराइड? हम एक ड्रिप लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, या जिसे हम कहते हैं नॉर्मल सलाइन की 1000 ml वाली ड्रिप है। 1000 ml का मतलब है 1 लीटर वाली ड्रिप। तो जो नॉर्मल सलाइन की जो ड्रिप होती है ना 1 लीटर वाली, उसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड खुद मौजूद होता है, तो कितना होता है? 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है। ये स्टैंडर्ड है, ये इस इन ड्रिपों की खासियत है सोडियम क्लोराइड की या नॉर्मल सलाइन की ड्रिप की 1000 वाली की, कि उसके एक 100 के अंदर, ठीक है, 100 ml के अंदर 0.9 ग्राम जो NaCl होता है। सो अगर हम इसको देखें कि ये अगर पूरा लीटर है तो उसके अंदर 9 ग्राम होता है सोडियम क्लोराइड, 9 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड एन 1000 वाली जो है नॉर्मल सलाइन की ड्रिप। हम मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं सोडियम क्लोराइड का, जो कि स्टैंडर्ड है, गिवन है ये, और ये 58.5 ग्राम है, ठीक है। हमने देखा कि जी जो पूरा जो लीटर था उसके अंदर 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड मौजूद था, ठीक है। उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट के साथ आप अगर डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट 0.154 मोल्स पर लीटर। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरे लीटर के अंदर इतने मोल्स मौजूद हैं, कितने? 0.154। अब क्योंकि सोडियम क्लोराइड का ये जो कंपाउंड है, ये सोडियम और क्लोराइड, ये तो है तो दो ऑस्मोल्स है ना, एक सोडियम एक क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आयन है, सो ये दो ऑस्मोल हो गए ना। सो इनको हम क्या करेंगे, जो आपने इसकी ऑस्मोलैरिटी सॉल्यूशन की देखी थी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दो के साथ। ये दो ऑस्मोल कौन है? एक सोडियम है एक क्लोराइड है, ठीक है। तो इनको आपने इसके साथ कर दिया मल्टीप्लाई। ये क्या थी? ये ऑस्मोलैरिटी थी, जो कि आपने 9 लीटर को उसके मॉलिक्यूलर वेट के साथ डिवाइड करके हासिल की थी 0.154। उसको आपने सोडियम क्लोराइड के 2 मोल्स के साथ, ऑस्मोल्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया 308 ऑस्मोल्स पर लीटर, ठीक है, 0.3। तो हम कह सकते हैं कि जो आपने 1000 लीटर की एक ड्रिप देखी थी उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो 308 मिली ऑस्मोल्स है पर लीटर। इतनी बात समझ आ गई है? तो होता क्या है कि जो पोटेंशियल ऑस्मोटिक प्रेशर है ना इस सॉल्यूशन का, देखिए एक सॉल्यूशन है, उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, उन ऑस्मोल्स की वजह से वुड बी 308। ये ऑस्मोलैरिटी आपको मिली, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 19.3 के साथ। 19.3 के ये उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है डेजिग्नेटेड, जो इन ऑस्मोल्स की वजह से बना है। तो ये कितना प्रेशर होता है इतने सॉल्यूशन का जिसमें इतनी ऑस्मोलैरिटी हो, वो 19.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। जब आप 308 को मल्टीप्लाई कर देंगे 19.3 के साथ, जो कि पोटेंशियल ऑस्मोटिक प्रेशर है इस सॉल्यूशन का, देन यू विल गेट 5944 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये इतना इसका टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर निकल आएगा इस पूरे लीटर का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑस्मोटिक कोएफिशिएंट क्या है। ये इतनी बात समझ आ गई जो हमने पीछे ये सारी डिस्कस की है बच्चों? यस, शहीद को समझ आ गई है। अच्छा जी, नायला को भी आ गई है, नौमान को भी आ गई है, चलें जी, गुड। सो हम आगे चलते हैं ऑस्मोटिक कोएफिशिएंट के ऊपर। एक्चुअल ऑस्मोलैरिटी जो 0.9% सोडियम क्लोराइड है वो 304 थी। हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 0.98 के साथ। अगर हम करें 0.98 कहाँ से आ गया? 0.98 जो है बेसिकली ये एक करेक्शन फैक्टर आ जाता है, ठीक है, आगे भी इसको हम डिस्कस करेंगे। तो वो जाके आपको टोटल ऑस्मोलैरिटी जो है ना वो 286 मिली ऑस्मोल पर लीटर के हिसाब से मिलती है। अब एक्चुअल ऑस्मोलैरिटी 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड की वो कितनी थी? 308। ये जो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना 0.93 के साथ, ये बेसिकली ये एक करेक्शन फैक्टर आ जाता है कि हमने ये करेक्ट करना होता है इसको यहाँ पर, कि जी इतना जो है उसका प्रॉब्लम हो सकता है, ये करेक्शन फैक्टर है। तो टोटल जो ये जो 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन था ना उसकी ऑस्मोलैरिटी अब हमें कितनी नजर आ रही है? 286 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब for sodium chloride the osmotic coefficient is about 0.93. तो सोडियम क्लोराइड इज नॉट 100% डिसोसिएटेड इनटू आयंस। अब ये जो हमने करेक्शन फैक्टर डाला ना 0.93, ये थोड़ा सा आप बच्चों को तंग कर रहा होगा कि ये बीच में कहाँ से इसने छलांग लगा दिया। हम क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर, जो सॉल्यूशन हमने 1 लीटर की बात की, हमने सोडियम क्लोराइड को देखा है ना,
तो सोडियम क्लोराइड के अंदर जो ऑस्मोटिक कोएफिशिएंट है ना, उसका सोडियम क्लोराइड का वो 0.93 है, जिसे मैं कह रही हूँ करेक्शन फैक्टर के नाम से भी इसको देखते हैं। क्योंकि जो सोडियम और क्लोराइड होता है ना, ये 100% डिसोसिएटेड नहीं होता। हमने पहले क्या बात की थी, दो आयंस होते हैं, ऐसे ही बात की थी ना कि सोडियम भी है और पोटेशियम भी है, सॉरी क्लोराइड भी है, तो ये दो ऑस्मोल्स हो गए। तो समटाइम्स इट इज नॉट 100% डिसोसिएटेड, सो हम इसका ये एक कोएफिशिएंट निकाल देते हैं, जिसमें से इसको हम देखते हैं कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें जाके फाइनल फिगर जो है उसकी मिलती है 286। तो ये सोडियम क्लोराइड का ऑस्मोटिक कोएफिशिएंट होता है 0.93। क्यों? क्योंकि सोडियम और क्लोराइड 100% डिसोसिएटेड नहीं होता। ये बात समझ आ गई है बच्चों? ये बात समझ आ गई है बॉयज एंड गर्ल्स? तीन बच्चों ने जवाब दिया है जी, नायला, ईशा, वीरा, सहर, गुड। नूर फातिमा को भी आ गई। हम आगे चलते हैं। ऑस्मोलैरिटी जो होती है ना बॉडी फ्लूइड्स की, अबाउट 80% ऑफ टोटल ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंटरस्टेशियल एंड प्लाज्मा इज ड्यू टू सोडियम एंड क्लोराइड। बिल्कुल हमने बात की थी कि जनाब एक्स्ट्रासेलुलर में है ही सोडियम और क्लोराइड ज्यादा कंसंट्रेशन में। फॉर इंट्रासेलुलर फ्लूइड, अब हम सेल के अंदर की बात करें, हाफ द ऑस्मोलैरिटी इज ड्यू टू पोटेशियम एंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड अमंग मैनी अदर इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। सेल के अंदर तो देखो बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, प्रोटीन्स भी हैं, बिथेरी चीजें पड़ी थी, ऐसे ही है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ज्यादा जो ऑस्मोलैरिटी है ना एक्स्ट्रा की सोडियम और क्लोराइड की वजह से, लेकिन इंट्रा में पोटेशियम के साथ साथ जो आयन है उनकी तो है, कुछ और चीजें भी है। कुछ और क्या चीजें थी? प्रोटीन्स हैं, उसके अंदर फॉस्फेट्स हैं, आपको इनऑर्गेनिक एनाइंस कुछ और भी मिलेंगे। तो इंट्रासेलुलर की जो ऑस्मोलैरिटी है ना, वो आधी तो ऑस्मोल्स की वजह से ड्यू टू पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम बहुत ज्यादा है इंट्रा के अंदर, और रिमाइंडर जो बाकी के और सब्सटेंसेस की वजह से है। ठीक है, ये फिर हम देख रहे हैं कि प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन, इंटरस्टेशियल में सोडियम की कंसंट्रेशन, इंट्रासेलुलर के अंदर। तो जो सोडियम और क्लोराइड हैं ये हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में ज्यादा मिलेंगे, जबकि पोटेशियम को हम देखेंगे तो ये हमें इंट्रासेलुलर में ज्यादा मिलता है और एक्स्ट्रा में कम मिलता है। ठीक है, अच्छा जो टोटल ऑस्मोलैरिटी है ना ऑफ ईच ऑफ 3 कंपार्टमेंट्स इज अबाउट 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। वो तो हमने जो बात की थी ना 286, वो तो हमने एक फ्लूइड सॉल्यूशन को उठा के एक ड्रिप की बात की थी। अब हम एक्चुअल जो है वो कंपार्टमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। अगर इन तीनों की ऑस्मोलैरिटी को देखा जाए ना कंपार्टमेंट्स की, इसमें प्लाज्मा भी है और उसमें जो है वो इंटरस्टेशियल भी है और जनाब उसके साथ इंट्रासेलुलर भी है, द टोटल ऑस्मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ 3 कंपार्टमेंट्स इनकी 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर है, with the plasma is being about 1 milliosmol per liter greater than that of the interstitial and intracellular fluids। अब ये कह रहा है कि जो प्लाज्मा जो होती है ना उसकी ऑस्मोलैरिटी थोड़ी सी 1 मिली ऑस्मोल पर लीटर के साथ थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंटरस्टेशियल और इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अदरवाइज इन तीनों कंपार्टमेंट्स की जो ऑस्मोलैरिटी है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर के हिसाब से है। ठीक है, स्लाइट डिफरेंस जो है ना बिटवीन द प्लाज्मा इंटरस्टेशियल फ्लूइड इज कॉज्ड बाय ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये क्यों इफेक्ट है, हमने क्यों कहा कि प्लाज्मा में 1 मिली ऑस्मोल जो है वो थोड़ा सा ऑस्मोलिटी ज्यादा होती है? ये इफेक्ट किसकी वजह से? ये प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से, जो कि मेंटेन करती है प्लाज्मा प्रोटीन 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ग्रेटर प्रेशर्स इन द कैपिलरीज दैन इन द सराउंडिंग इंटरस्टेशियल स्पेसेस। तो ये जो थोड़ा सा जो हमने डिफरेंस देख लिया था कि जी 1 मिली ऑस्मोल अगर ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटरस्टेशियल एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो वो किसकी वजह से? वो ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फोर्स ऑफ फ्लूइड एक्सर्टेड ऑन द वेसल वॉल रिक्वायर्ड टू काउंटर द ऑस्मोसिस। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये फ्लूइड की बात कर रहे हैं, उसका प्रेशर हो। ऑस्मोटिक प्रेशर इज एट्रीब्यूटेड टू द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कि जितनी ऑस्मोलैरिटी होगी जितना वाटर का कंटेंट होगा। आइसोऑस्मोटिक हम कहते हैं किसी भी सब्सटेंस, किसी भी बॉडी फ्लूइड को तब जब हैज द सेम ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड। आपने एक ड्रिप में उठा ली 3 किस्म की, एक आइसोऑस्मोटिक ड्रिप थी, एक हाइपरऑस्मोटिक
थी, एक हाइपोऑस्मोटिक थी, या आपने 3 कंटेनर्स ले लिए, उसमें मुख्तलिफ आपने फ्लूइड डाल दिए। एक फ्लूइड जो था वो आइसोऑस्मोटिक था, एक फ्लूइड हाइपरऑस्मोटिक था, एक फ्लूइड हाइपोऑस्मोटिक था। अगर किसी के बारे में हम बात करें कि ये कंपार्टमेंट, ये फ्लूइड हाइपो आइसोऑस्मोटिक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ऑस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड के इक्वल है, सेम है, तो वो आइसो हो गया। हाइपर ऑस्मोटिक, हायर ऑस्मोलैरिटी देन बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। हाइपो ऑस्मोटिक, लोअर ऑस्मोलैरिटी देन बॉडी फ्लूइड्स। तो बॉडी फ्लूइड्स के इक्वल कौन है? आइसो ऑस्मोटिक, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं इफ अ सेल इज प्लेस्ड, हमने एक कंटेनर लिया, उसमें उस कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन डाला, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन की अंदर जो ऑस्मोलैरिटी थी तो 282 मिली ऑस्मोल्स थी। द सेल विल नॉट श्रिंक nor be swell because the water concentration of intracellular and extracellular is equal and the solute cannot enter or leave the cells। आपने एक कंटेनर लिया, उसमें एक सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। उस सॉल्यूशन की जो ऑस्मोलैरिटी थी ना वो नॉर्मल थी, आइसो ऑस्मोटिक थी या आइसोटोनिक सॉल्यूशन था। उसका जो वॉल्यूम था ना सेल का वो आइसोटोनिक था। इसका मतलब उसके जो ऑस्मोल्स थे वो क्या थे? वो आइसोटोनिक थे, बॉडी फ्लूइड के इक्वल थे। आपने एक सेल उठाया, उस बकेट के अंदर डाल दिया, उस एक्सपेरिमेंटल लूप के अंदर डाला, तो आपने देखा जो आपने सेल डाला था ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जो सेल था, आप तो उसके इंट्रासेल्युलर के सिस्टम को देखेंगे ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उस ना वो सेल श्रिंक किया है, ना उसके अंदर पानी अंदर गया है, वो सेल भी नहीं किया। तो अगर हम देखें उस सेल को तो उसकी जो कंसंट्रेशन इंट्रा और एक्स्ट्रा थी ना वो बिल्कुल इक्वली थी, ना सॉल्यूट में एंटर हुए ना लीव हुए, तो बिल्कुल वो नॉर्मल रहा, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन था वो क्या था? आइसोटोनिक था या आइसोऑस्मोटिक। उसके अंदर जो ऑस्मोलैरिटी थी कितनी थी? 282। वो सॉल्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं? 0.9% सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड, उस ड्रिप के इक्वल है जिस ड्रिप की हम कैलकुलेशन अभी कर चुके हैं, ठीक है। जिसे हम कहते हैं नॉर्मल सलाइन की ड्रिप। या 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, वो भी आइसोटोनिक होता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को देते हैं तो उसके कंपार्टमेंट्स को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, सिर्फ वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा उसमें से। उसके बाद आप एक सेल उठाते हैं, एक ऐसी बकेट में डालते हैं जो कि सॉल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था विद अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इम्परमेंट सॉल्यूशन सॉल्यूट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी ऑस्मोलैरिटी थी ना उस सॉल्यूशन की वो कितनी थी? वो लेस देन थी 282 मिली ऑस्मोल्स ऑफ वाटर। उसकी वजह से हुआ क्या कि वाटर जो है ना, जो सेल का जो वाटर था वो जो उस कंपार्टमेंट का या उस बकेट का जो वाटर था ना वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर तो ऑस्मोलैरिटी ज्यादा थी। हम क्या डिस्कस कर चुके हैं कि सेल के अंदर, सेल के बाहर और प्लाज्मा, तीनों की ऑस्मोलैरिटी इक्वल होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें ये पता है कि पानी हमेशा उस तरफ भागता है जहां पर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होती है, ऐसा ही हमने डिस्कस किया पहले भी। तो अब हमने एक ऐसी बकेट उठाई, एक ऐसा एक कंटेनर उठाया जिसमें हमने एक सॉल्यूशन डाला है जिसके अंदर ऑस्मोलैरिटी बहुत कम है। कितनी है? लेस देन 282, तो बॉडी फ्लूइड के मुकाबले में कम है ना। तो आपने जैसे ही उसके अंदर सेल डाला तो पानी जो उस बकेट का था ना वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, बकेट के अंदर जो हमने सॉल्यूशन डाला उसकी ऑस्मोल्स कम है, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड कम है, तो क्या होगा? पानी भागेगा सेल के अंदर, तो सेल क्या करेगा? स्वेल होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई है? वाटर विल कंटिन्यू टू डिफ्यूज इनटू द सेल, डाइल्यूट करेगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट को, व्हाइल आल्सो कंसंट्रेटिंग द ईसीएफ अंटिल बोथ सॉल्यूशन हैव अबाउट द सेम ऑस्मोलैरिटी। अब इसने काम क्या करना है? ये कहता है कि जनाब सेल के अंदर जो पानी की जो मूवमेंट है, जो ऑस्मोसिस है, वो कहता है जी मैंने ना ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो बकेट का जो सॉल्यूशन था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वो सेल के अंदर भागता हुआ अंदर गया, सेल स्वेल हो गया। अब सेल जब स्वेल हो गया तो उसने ईसीएफ के अंदर जो कंसंट्रेशन थी ना ऑस्मोल्स की, उसको डाइल्यूट कर दिया। अब ये हुआ क्या फाइनली, क्योंकि सेल स्वेल हुआ तो इंट्रासेलुलर और ईसीएफ की कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होना शुरू हो गई। ये उस वक्त तक पानी भागेगा, सेल के अंदर जाएगा, उस वक्त तक वो सेल को स्वेल करता रहेगा जब तक कि उस बकेट के पानी की ऑस्मोलैरिटी और सेल के अंदर की ऑस्मोलैरिटी इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद द कंसंट्रेशन ऑफ लेस देन 0.9, कोई भी ऐसे सोडियम क्लोराइड
जो कि 0.9 से कम है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं एंड दीज कैन कॉज सेल टू स्वेल। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात समझ आ गई है बच्चों? बच्चों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात समझ आ गई है? यस, गुड, ठीक है जी, चलें जी, गुड। हम आगे चलते हैं, हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को देखते हैं। हमने एक ऐसा सॉल्यूशन जो है, एक ऐसा सॉल्यूशन उठा रहे हैं जिसकी ऑस्मोलैरिटी जो है ना वो जनाब नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी से थोड़ी सी ज्यादा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हमने फिर एक बकेट उठाई, उसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाला जिसकी कंसंट्रेशन हाई थी, ठीक है, और उसमें एक सेल को डाल दिया। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना हम, तो वाटर विल बी फ्लो आउट ऑफ द सेल इनटू द ईसीएफ। अब हुआ क्या कि इंट्रासेलुलर ने सेंस किया कि जी यहाँ पर जो है इंट्रासेलुलर ने सेंस किया कि जो बकेट का जो पानी है उसके अंदर तो बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, सॉल्यूट्स तो बहुत ज्यादा पड़े हैं, वो हाइपरटोनिक था ना। तो इंट्रासेलुलर का पानी जो है ना वो भागता हुआ ईसीएफ में और उस बकेट में और जमा हो गया। सेल जो है वो क्या हुआ, वो श्रिंक होना शुरू हो गया। जब सेल श्रिंक हुआ, सेल के अंदर का पानी कम हुआ, तो क्या हुआ, उसकी ऑस्मोलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी ना सेल के अंदर की, क्योंकि पानी कम हो गया तो वो कंसंट्रेटेड और हो गया ना। आप देखिए ग्लास के अंदर नमक डालते हैं, ठीक है, नमक का एक पोर्शन अलग रखते हैं, आप उसमें से पानी निकाल दें, नमक उतना ही रहे तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा ना वो। सिमिलरली इसमें पानी ज्यादा डाल दें तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक हमने बकेट ली जिसके अंदर, या एक्सपेरिमेंटल एक हमने टब लिया जिसके अंदर हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाला, उसके अंदर हमने एक सेल डाल दिया इन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। अब हम यहाँ पे मूवमेंट सिर्फ वाटर की देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जी जो सॉल्यूट्स है ना वो सारे इम्पर्मिएट है, ये इधर उधर नहीं भाग रहे, सिर्फ पानी के का भागना हम देख रहे हैं। तो पानी ने क्या किया, इंट्रासेलुलर के वो इंट्रासेलुलर से निकल के उस बकेट के अंदर आ गया। अब फाइनली हुआ क्या कि इन दोनों की इंट्रा और एक्स्ट्रा के अंदर जो सॉल्यूट्स थे उनकी कंसंट्रेशन इक्वल होना शुरू हो गई है, ठीक हो गया। कोई भी सोडियम क्लोराइड का ऐसा सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो 0.9% से ज्यादा हो तो वो हाइपरटोनिक फ्लूइड्स कहलाएंगे या सॉल्यूशंस कहलाएंगे। अगर आइसोऑस्मोटिक अगर 0.9% के इक्वल हुए तो वो आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस या आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे, ठीक है। अगर वो उससे 0.9 से कम हुए तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे। तो अगर हम देखें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या है, सोडियम क्लोराइड नॉर्मल सेलाइन आ जाती है, सोडियम क्लोराइड की ड्रिप 5% एक ग्लूकोज सॉल्यूशन आ जाता है। फिर हमने देखा कि जी सोडियम क्लोराइड से कम जो है 0.9 से कम हाइपोटोनिक कहलाता है, तो वो 0.45% की एक ड्रिप आती है, तो वो जो है कहलाती है वो हाइपोटोनिक फ्लूइड है। और हाइपरटोनिक जो फ्लूइड है ना वो कौन सा होता है, इसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो हम देते हैं मैनिटॉल वगैरह, उस तरह की कुछ ड्रिप्स हैं, ठीक है। ये हमारी जनाब आ गई हैं, वही 3 बकेट्स आ गई हैं। हमने देखा कि ये एक ही सेल था, हमने 3 तरह की बकेट्स में उसको एक्सपेरिमेंटली देखा। अगर आपने उसकी ऑस्मोलैरिटी देखी कि 0.280 है, बिल्कुल बॉडी फ्लूइड्स के इक्वल ही है, तो फ्लूइड उसको कोई चेंज नहीं आया सेल को। आपने हाइपरटोनिक के अंदर देखा, अगर आपने उसकी टोनिसिटी ज्यादा कर दी है, 360 मिली ऑस्मोल्स है, तो सेल जो है वो श्रिंक करना शुरू कर देता है। आपने हाइपोटोनिक में डाला जिसकी आपने उस बकेट की टोनिसिटी को 200 कर दिया जो कि 280 से कम है, तो सेल के अंदर पानी जाना शुरू हो गया, ठीक हो गया। ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हम करके देखते हैं। Isoosmotic solution with an osmolarity the same as the cell are called isoosmotic। और टर्म्स जो है हाइपर और हाइपोऑस्मोटिक रेफर के उनकी जो ऑस्मोलैरिटी है उस सॉल्यूशन की वो हाइपर ऑस्मोटिक है तो हायर ऑस्मोलैरिटी है, लोअर ऑस्मोलैरिटी है तो वो हाइपोऑस्मोटिक फ्लूइड हो जाता है। ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द इंट्रा एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड इज रैपिडली अटेन्ड विद इन सेकेंड्स और मिनट्स। आप जो किसी भी सब्जेक्ट को ये जो फ्लूइड वगैरह दे रहे हैं ना, जैसे सलाइन दे रहे हैं और जो आप इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस दे रहे हैं, हाइपोटोनिक्स दे रहे हैं, ये कहता है आप जैसे ही किसी भी सब्जेक्ट को इस तरह की के फ्लूइड्स देते हैं तो विद इन सेकेंड्स ये इक्विलिब्रियम इनका ऑस्मोटिक जो वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। It usually takes about 30 minutes to achieve osmotic equilibrium everywhere in the body after drinking water।
अगर आप पानी पी रहे हैं तो 30 मिनट के अंदर सारी बॉडी के अंदर वो ऑस्मोटिकली इक्विलिब्रियम हो जाएगा उसको, और सारी बॉडी में वो पानी जहाँ पहुंचना होगा वो पहुंच जाना है, ठीक है, ताकि किसी भी सेल के अंदर या सेल के बाहर जो है वो ऑस्मोटिकली या वाटर बैलेंस से वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक हो गई ये बात। Volumes and osmolarity of ECF and ICF in abnormal states. Factor that causes marked change in ECF and ICF volumes. ऐसे factors, ऐसी वजूहात जिनकी वजह से extracellular fluid compartment और intracellular fluid compartment की जो volumes है उसमें change आ जाए। या तो कोई subject excessive ingestion कर ले fluid की, या तो renal water retention हो जाए, क्या कोई सब्जेक्ट डिहाइड्रेशन में हो जाए, या उसको आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन्स बहुत ज्यादा लग रही हो, या वो डायरिया की स्टेट में हो, या वो एक्सेसिव स्वेटिंग की स्टेट में हो, या उसका यूरिन बहुत ज्यादा पास हो रहा हो एक्सेसिवली ड्यू टू एनी रीनल डिजीज। इन सारी कंडीशंस की वजह से इंट्रा एंड एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम्स में बड़ी बड़ी चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या है, वाटर मूव्स रैपिडली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम ऑस्मोसिस की हमने बात की थी। Cell membranes are almost completely impermeable to many solutes. सिर्फ पानी भाग रहा है, सॉल्यूट्स जो है ना वो ज्यादातर कंप्लीटली इम्पर्मिएबल हैं बहुत सारे सॉल्यूट्स के लिए। सारे सॉल्यूट्स ऐसे नहीं भाग सकते जैसे पानी भाग रहा है, तो वाटर जो है वो रैपिडली मूव कर जाता है ताकि इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सके। अब यहाँ पे एक इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि हमें एक नॉर्मल स्टेट, ये देखिएगा जो पिंक सेक्शन है ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट को शो कर रहा है, जो येलो सेक्शन है ये शो कर रहा है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर को। ये जो सॉलिड लाइन आपको नजर आ रही है ना ये आपको नॉर्मल स्टेट नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो डैश लाइनें नजर आ रही है ना ये आपको एबनॉर्मल स्टेट नजर आ रहा है। समझ आ गई ये बात। इस डायग्राम की ये दो बातें समझ आई हैं। The pink one is intracellular, the yellow one is extracellular, and this solid lines shows the normal state, and this dash lines and arrows shows abnormal state. ये बात समझ आ रही है। अब हम देखते हैं, ये बात समझ आ गई, ये दो बातें समझ आ गई तो फिर इस डायग्राम को हमारे लिए समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। चलें जी, गुड, सबको समझ आ रही है। आपने नॉर्मल स्टेट में देखा, इसकी ऑस्मोलैरिटी हमने देखा 300 के ऊपर है, इसका वॉल्यूम जो है वो 42 लीटर्स तक आ जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल नॉर्मल डायग्राम है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा कि एक ऐसा कंपार्टमेंट हमने इसके अंदर क्या किया है, ऐड किया सलाइन ईसीएफ के अंदर, हमने ड्रिप लगा दी है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया है। अगर आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो ऑस्मोलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सिर्फ क्या होगा, ईसीएफ का जो वॉल्यूम है ना येलो ये बढ़ जाएगा। सही कह रही हूं मैं, ठीक है, येलो वाला सेक्शन बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गई। आप जो है किसी सब्जेक्ट को हाइपोटोनिक सोडियम क्लोराइड देते हैं फ्लूइड, अगर हाइपोटोनिक दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी ऑस्मोलैरिटी इंट्रा की भी कम हो जाएगी, एक्स्ट्रा की भी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से होगा क्या कि वो उनका वॉल्यूम बढ़ा देगा, इंट्रा का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा और एक्स्ट्रा का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये एरोज बता रहे हैं, ये ऑस्मोलैरिटी शो कर रही है ना, तो ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिया है ना आपने जिसमें सोडियम क्लोराइड के बड़े थोड़े से मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो क्या करेगा, और पानी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, ऑस्मोलैरिटी दोनों कंपार्टमेंट्स की कम कर देगा, बल्कि इनकी वॉल्यूम्स को ज्यादा कर देगा। आप देखेंगे डैश लाइन 42 लीटर से आगे आ रही है, ऐसे ही है, तो ये इनका वॉल्यूम ज्यादा कर देगी। आप देखते हैं कि आप किसी सब्जेक्ट को हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड देते हैं, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था, जो सॉलिड लाइंस हैं ये नॉर्मल स्टेट है, जो डैश लाइंस हैं ये एबनॉर्मल स्टेट है, ठीक है। आपने किसी सब्जेक्ट को ऐसा सोडियम क्लोराइड दिया है जो हाइपरटोनिक है, जिसके अंदर टोन्स बहुत ज्यादा है, मतलब ऑस्मोल ज्यादा है, तो इसने हाइपरटोनिक ने सीधा सीधा क्या कर दिया, इसकी ऑस्मोलैरिटी को 300 से ऊपर कर दिया, ठीक किया। जब ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाती है ना तो क्या हो जाता है, जो इंट्रासेल्युलर है ना वहां से पानी ये इंट्रासेल्युलर का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, और एक्स्ट्रा सेल्युलर का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा।
ये एक बहुत बड़ी एक कैलकुलेशन आ जाएगी इस बेस के ऊपर कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देते हैं तो उसकी ऑस्मोलैरिटी तो इंक्रीज हो जाएगी बोथ कंपार्टमेंट्स, लेकिन इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है आगे, जो कि हम देखेंगे कि इंट्रा, जब देखिए जनाब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, जब डाला ही गया है तो इंट्रा को क्यों फर्क पड़ा, एक्स्ट्रा को फर्क क्यों ज्यादा पड़ रहा है, कि एक्स्ट्रा के अंदर वॉल्यूम ज्यादा क्यों हो रहा है। आप जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं ना तो आप उस सब्जेक्ट के ईसीएफ में डाल रहे होते हैं, ऐसा ही है। आप ऐसे ही ड्रिप देते हैं ना, किसी को देते हैं तो आप वेन्स में लगा रहे हैं, दैट मींस यू आर एनकाउंटर विद द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, प्लाज्मा में जा रहा है, वो ऐड हो रहा है वहां पे। तो इंट्रा, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है तो इसके मुकाबले में क्या हो जाएगा, ये जो है श्रिंक करना शुरू करेगा इंट्रासेलर, इसका पानी भागता हुआ आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलर में ऐड हो जाएगा और फाइनली इन दोनों की ऑस्मोलैरिटी इक्वल होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, आगे चलें। यहां तक बात समझ आई है इस डायग्राम की, बॉयज एंड गर्ल्स? जनाब 3 चैट्स, यस गुड। चलें जी, जीशान को भी समझ आ गई, जीशान चलो गुड। चलें जी, अगर हम इस कैलकुलेशन को देखें तो बल्कि ऐसा करते हैं कि ये कैलकुलेशन कल हो जाए क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन है, वी जस्ट हैव 2 मिनट्स लेफ्ट। अगर इस डायग्राम तक आपको बात समझ आ गई है, अ नॉर्मल स्टेट विद द सॉलिड लाइंस हियर, intracellular fluid compartment and extracellular compartment. When you are adding isotonic sodium chloride, only extracellular fluid volume is raised, the osmolarity is same. लेकिन हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे तो बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट आर enlarged, दोनों की जो है वो ज्यादा हो जाएगा, but the osmolarity is decreased. When you are adding hypertonic sodium chloride, then intracellular fluid compartment will be shrinked and extracellular fluid compartment will be increased in volume, and the osmolarity of both compartments like intra and extra, they both are raised. ठीक है, यहाँ पे आगे इसकी कैलकुलेशंस आ जाती हैं, वो इंशाल्लाह आप लोगों के कल के लेक्चर में या परसों जो लेक्चर है उसमें आपसे डिस्कस की जाएंगी। होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल टिल अप टिल नाउ। यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई है, गुड। यहाँ तक अगर कोई भी बात अभी भी ना समझ आई हो तो वी हैव 1 मिनट लेफ्ट एंड यू कैन डिस्कस स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।